गुड मॉर्निंग साथियों। बिहार एसएससी का सेट लेकर के हम आए हैं। आज है सेट आपका 11 सेट लगातार वे में आपके पास जा रहा है। सारे 11 के टाइमिंग है। लगातार आप सेट प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। एग्ज़ाम सामने में है। बिहार एसएससी एग्ज़ाम अनकरीब मार्च या अप्रैल में होगा कैलेंडर के अनुसार। इससे घबराना नहीं है। आप लगातार ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बने रहें। साइंस में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। जो भी प्रश्न पूछेगा छूटेगा नहीं, ये दावा है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बगैर किल क्यों, हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग प्रैक्टिस के ही थ्रू, मतलब क्वेश्चन के ही थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी से हम लोग जो भी एग्ज़ाम का जो दायरा है, जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछने की संभावनाएं हैं, हम उस सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं सेट पे। ठीक है, चलिए। सेट आपके सामने है। सेट 11 देखिए। सेट क्या है आपके पास। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। मोलस्का से पूछा है, तो याद रखिए मोलस्का का मतलब होता है कि इसमें आने वाला जो होगा उसका शरीर जो होगा कोमल होगा और खंडहीन, मतलब खंड नुमा होगा। सबसे पहली बात जो है मोलस्का के बारे में याद रखिए कि ये सॉफ्ट होगा, क्या होगा, कोमल। और इसका एक उदाहरण है ऑक्टोपस। क्या है, ऑक्टोपस। इसका मोलस्का के बारे में याद रखिए कि इसका जो शरीर होगा, शरीर कैसा होगा, इसमें आने वाले जो भी हमारे जो एग्जाम्पल होंगे जीव का, उसका शरीर जो होगा वो कोमल होगा। क्या होगा, कोमल। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसका जो ढांचा होगा, शरीर का बनावट जो होगा वो खंडहीन होगा। क्या होगा, खंडहीन होगा। बनावट जो होगा खंडहीन होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की कि इसका मोलस्का का और एग्जाम्पल कौन कौन है, तो पाइला भी एग्जाम्पल है, सीपी भी एग्जाम्पल है, न्यूट्रो भी एग्जाम्पल है। ये सब आपका एग्जाम्पल है मोलस्का फैमिली का, ये याद रखिए। मुख्य बातें जो याद रखने वाली बात है, क्या याद है कि मोलस्का में आने वाले जो जीव है उसके एग्जाम्पल, जो शरीर होता है वो कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरी बात कि उसका शरीर के जो ढांचा होता है वो खंडहीन होता है, ये याद रखिएगा। और इसका जो मोलस्का फैमिली का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय शैवाल कहते हैं। यहाँ जो होगा शैवाल कहा जाएगा। फियोफाइसी जो होता है डैश शैवाल, मतलब यहाँ पे है डैश शैवाल कहते हैं। कैसा शैवाल कहते हैं, तो फियोफाइसी का जो होता है, फियोफाइसी में ये भूरा शैवाल होता है। क्या होता है, भूरा शैवाल होता है। याद रखिएगा फियोफाइसी में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कौन कौन, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, ये क्लोरोफिल का टाइप है। क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसी में जो होता है एक चीज और पाया जाता है जिसके कारण ये भूरा होता है, फ्यूकोजैंथिन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भूरा होने की वजह क्या है, तो इसमें फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन, ये याद रखिएगा। इसी की वजह से जो होता है भूरा होता है, यानी फ्यूकोजैंथिन एक कैरोटीन है। क्या है ये, कैरोटीन है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यानी फियोफाइसी के सदस्य जो होते हैं, एक भूरा रंग का शैवाल होता है। क्या क्या पाया जाता है उसमें, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। दूसरी में फ्यूकोजैंथिन भूरा रंग के लिए है, भूरा रंग के लिए कैरोटीन के भी नाम से जाना जाता है। ये घबराएंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न आपका, पीत कहाँ संग्रहित होता है। तो हमने बताया था कि पीत जो है स्रावित करता है लीवर, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। इसका आंसर, यानी पीत कहाँ स्टोर होता है, इसके पीत के बारे में याद रखिए। तो पीत स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में होता है। स्रावित कौन करता है, तो स्रावित करने वाला है आपका यकृत लीवर। स्रावित कौन करता है, यकृत लीवर करता है। दूसरी बात, ये करता क्या है, पित्त जो है करता क्या है, ये तोड़ता है। किसको तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है वसा को, फैट को तोड़ता है ये। ठीक है ना, वसा को तोड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक, कौन सिक्रीट करता है, लीवर, यकृत सिक्रीट करता है। स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है।
इसी को हम लोग हार्ट रेट भी कहते हैं, हृदय दर भी कहते हैं। और ये 1 मिनट में 80 82 72 बार, सॉरी 72 बार, यानी इसका जो क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन में 60 से लेकर के 100 तक ऑर्डर लिया गया है। और लेकिन 1 मिनट में जो इतनी बार धड़कती है वो 72 टाइम। इसी को हम लोग हार्ट रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट रेट, हृदय दर। हृदय दर क्या होता है? यानी 1 मिनट में हृदय जितनी बार धड़कती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट, हृदय दर। ये याद रखिएगा, हृदय दर। और ये कितना 1 मिनट में कितने बार? 72 टाइम्स करता है। और हमने बताया था हार्ट का कितना चेंबर, मानव हृदय का कितना चेंबर? 4 चेंबर होता है, 4 कोष्ठक होता है। कौन? 2 अलिंद और 2 निलय। अलिंद जो होता है उसमें सिर्फ ब्लड आते हैं, और निलय जो होता है वो ब्लड को सप्लाई करता है, प्योर ब्लड को सप्लाई करता है। क्या करता है? प्योर ब्लड को सप्लाई करता है शरीर में। प्योर ब्लड, निलय वाला जो भाग है, निलय वाला उसमें प्योर ब्लड आता भी है और प्योर ब्लड जाता भी है। अलिंद वाला विभाग है, अलिंद वाला जो भाग है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है और इम्प्योर ब्लड जाता भी है। यानी इम्प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? शरीर से इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा? अलिंद में। अलिंद में। और अलिंद इम्प्योर ब्लड किसको देगा? हार्ट का। यानी ये आपको मैं बता दूं, ये है हमारा अलिंद, एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए ये एट्रियम अलिंद है। क्या है? अलिंद है, ये याद रखिएगा, अलिंद है, याद रखिएगा। चलिए इसमें अलिंद में जो होता है, अलिंद में ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक, कहाँ से आता था? शरीर से आता है, शरीर से। ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये शरीर को देता है, क्या देता है? ये प्योर ब्लड देता है, शुद्ध ब्लड देता है शरीर को। ठीक, और यही शरीर किसको दे दिया? इम्प्योर ब्लड, यानी अलिंद को दिया। राइट वेंट्रिकल जो होता है इसमें प्योर ब्लड आता है, कहाँ से? लंग से। लंग से प्योर ब्लड आता है। ठीक, अब जब ये इम्प्योर ब्लड देगा किसको? तो ये देगा आपको, कहाँ देगा बताइए? लंग्स में देता है, इम्प्योर ब्लड ये देता है। और ये आप ये याद रखे होंगे, सीरा और धमनी, एक चीज आपको पता होगा, आर्टरीज और बोलिए वेन्स, सिराएं और धमनी। सिराएं का काम होता था, सिराएं का काम होता इम्प्योर ब्लड को रिसीव करना, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है वहाँ पे अपवाद है, एक्सेप्शन है, वहाँ शुद्ध ब्लड को कैरी कर लेता है, शुद्ध ब्लड को कैरी करता है। और धमनी का काम है जनरली शुद्ध ब्लड को कैरी करना, पास करना, लेकिन यहाँ जब लंग्स की बात आती है तो वहाँ अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका, डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण थी। यानी डॉली जो है ये एक भेड़ से संबंधित है। किससे था? भेड़ से। भेड़ का यानी निक नेम, अनदर नेम डॉली कहा जाता था। ये भेड़ है आपका आंसर। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त, देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बता दिया है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी कोल्ड ब्लड कौन कौन होगा, अगर उभयचर है, उभयचर एम्फीबियन, वो हमारा कोल्ड ब्लड होगा। जो हमारा सरीसृप है, रेंगने वाला है, वो हमारा कोल्ड ब्लडेड होगा। मछली, ये हमारा कोल्ड ब्लडेड होगा। ठीक है, कीड़ा, ये सब हमारा कोल्ड ब्लडेड होगा। तो हॉट ब्लड कौन कौन होगा? तो आप याद रखिएगा, हॉट ब्लडेड जो होगा, जो भी स्तनधारी है, मतलब बच्चे को दूध पिलाती है, वो हमारा स्तनधारी वाला जो भी होगा वो हॉट ब्लडेड होगा, स्तनधारी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। मनुष्य हो गए, ये सब हॉट ब्लड जो बच्चे को मिल्क पिलाते हैं, जो बच्चे को मिल्क पिलाते हैं। और इसी में स्तनधारी के अलावा एक आता है एब्स, एवेस मतलब बर्ड्स, पक्षी भी जो है, पक्षी, ये भी आपका किस में आ जाएगा? हॉट ब्लडेड में आ जाएगा। ठीक है, पक्षी। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए बंदर अपने बच्चे को दूध पिलाता है, चूहा भी, ये सांप सरीसृप जो हो गया आपका, ये एक का किस में आ जाएगा? रेंगने वाला में। तो ये आपका जो हो जाएगा कोल्ड ब्लड। भेड़िया भी क्या हो जाएगा? ये ए बी और डी जो है आपका हॉट ब्लडेड है, जबकि सांप क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड है, शीत रक्त वाला है, शीत रक्त वाला जानवर है। कौन? आपका सरीसृप मतलब सांप, रेंगने वाला। ठीक है, चलिए ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इंसुलिन बनाने वाला ग्रंथि जो है हमारे पास पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज को हम लोग अग्नाशय कहते हैं। और यहीं पे ग्लूकागन की बात करता तो भी अग्नाशय होता, यानी ग्लूकोज बनाने वाला,
जो होता है हमारा यानी इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन ये बनाने वाला कौन है, हमारा अग्नाशय पेंक्रियाज है। और एक चीज ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है, क्या करता है एंजाइम भी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस ये एंजाइम है, पैंक्रियाटिक जूस। इसीलिए इसको पैंक्रियाज के बारे में एक बात और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मिक्स ग्लैंड क्यों, क्योंकि ये जो होता है एंजाइम भी सीक्रेट करता है, जो एंजाइम सीक्रेट करता है उसको हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं, बाह्यग्रंथि कहते हैं, और जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको हम लोग इंडोक्राइन कहते हैं। इसका मतलब ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है, तो एंजाइम वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, एंजाइम जो सीक्रेट करेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन सीक्रेट करेगा उसे हम लोग इंडोक्राइन कहेंगे। ये याद रखिए, अंतःस्रावी, इंडो मतलब अंतःस्रावी, एक्सो मतलब बाह्यस्रावी। जो एंजाइम सीक्रेट करेगा उसको हम लोग बाह्यस्रावी कहेंगे, और जो हार्मोन सीक्रेट करेगा उसे हम लोग अंतःस्रावी कहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक। और इसको हम लोग मिक्स ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, किसको, अग्नाशय को, क्योंकि हार्मोन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम भी। हार्मोन के कौन कौन है, तो हार्मोन है आपके पास इंसुलिन एक हार्मोन है, और क्या है ग्लूकागन ये हार्मोन है आपका, ठीक है। चलिए, इंसुलिन बाय नेचर अगर पूछे तो इंसुलिन ये प्रोटीन नेचर का पाया जाता है, क्या होता है, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, याद रखिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम आते हैं। अगेत झुलसा अर्ली ब्लैट निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है, ये आलू का एक सामान्य रोग है। आलू के बारे में याद रखिएगा, आलू का जो फैमिली होता है यानी इसका बायोलॉजिकल नेम होता है ट्यूबरेसम सोलेनम, ट्यूबरेसम सोलेनम एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है इसका, सोलेनम, ट्यूबरेसम सोलेनम, सोलेनम, ठीक है, ये याद रखिएगा बायोलॉजिकल नेम। इसको आलू जो है एक प्रकार का ये नोड है, और नोड को हम लोग कंड कहते हैं, क्या कहते हैं कंड, यानी आलू एक प्रकार का तना है, कैसा तना है तो कंद तना है, नोड है, ठीक है, ये याद रखिएगा नोड, इसको हम लोग कंद कहते हैं, कंद। आलू पूछेगा कि आलू क्या है, तो आलू एक नोड है, हिंदी में बात करेंगे तो कंद कहेंगे। यहीं पे अदरक की अगर आपसे बात पूछ ले तो अदरक जो है, अदरक ये इंटरनोड है, इसको हम लोग परकंद कहते हैं, ठीक है ना, एंटीनोड नोड, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, यानी अर्ली ब्लड जो है एक बीमारी है, किसका, ये आलू का है। आलू का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ट्यूबरेसम सोलेनम, ये याद रखिएगा, ट्यूबरेसम सोलेनम, ये याद रखिएगा। चलिए, और ये अगर आपसे पूछ जाए कि अर्ली ब्लड जो कैसा है, यानी जीवाणु से होने वाला बीमारी है, वायरस से होने वाला बीमारी है, या कवक से होने वाला है, तो ये कवक से होने वाला बीमारी है। कवक कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जहाँ जहाँ आलू की खेती होगी वहाँ वहाँ पाया जाएगा ये। इसमें कवक का नाम क्या होगा, तो कवक का नाम अल्टरनेरियम सोलानामी, अल्टरनेरियम, यानी कि इस कवक का नाम क्या है, अल्टरेनियम सोलानामी कवक, सोलानामी कवक, नाम भी बहुत हेवी, याद रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ जहाँ आलू की खेती होगी वहाँ वहाँ ये पाया जाएगा। बायोलॉजिकल नेम याद रखिए ट्यूबरेसम सोलेनम, ठीक है। कवक का क्या नाम, अल्टरनेरियम सोलानामी कवक, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम आते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, तो मूत्र जो एकत्रित होता है ये मूत्राशय में होता है, जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ये एकत्रित होता है। और जो ये हमारा मान लें कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इससे अटैच होता है किडनी से, यहाँ जो होता है किडनी से जो होता है ये मान लो, तो ये किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो यहाँ पे दो भाग होता है, इसको हम लोग यूरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरेटर कितना जोड़ी होता है, तो यूरेटर दो जोड़ी होता है, कितना जोड़ी होता है, दो जोड़ी होता है। और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन बाहर जाता है वो किसके द्वारा जाता है, तो ये याद रखिए यूरेथ्रा के थ्रू जाता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। मेल में जो होता है ये 7 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक होता है, बट की जबकि फीमेल में 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये मेल में जो होता है यूरेथ्रा जो होता है वो इसका काम यूरिन पास भी कराना होता है और स्पर्म भी पास कराना होता है, बट की फीमेल में जो होता है 2 सेंटीमीटर ये ओनली यूरिन पास कराता है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आलू एक प्रकार का उदाहरण है। अब बताइए, आलू मैंने अभी बताया आलू क्या है, किसका उदाहरण है, तो इसका कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा
वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जा सकता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाएगा। तो बताइए इसमें लोहा, तांबा, जस्ता, शीशा में कम रिएक्टिव कौन है? तो कम रिएक्टिव है आपका, कम क्रियाशील है तांबा, तो तांबा मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। जबकि ये सब क्रियाशील है तो ये सब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले तो जानिए कि आंतरिक संक्रमण क्या होता है। ये होता है जिस तरह से डी ब्लॉक वाले को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते थे, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल। उसी तरह से एफ ब्लॉक वाले को हम लोग कहते हैं आंतरिक, इनर ट्रांजिशन, आंतरिक, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, लेंथेनॉइड याद रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर जो होता है 58 से लेकर के 71 होता है, यानी टोटल कितना होगा 14। और ये जो शुरू होता है एटॉमिक नंबर 90 से कहाँ तक, 103 तक, तो ये भी कितना होगा 14। तो यानी ये हमारे ये दोनों लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और इसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण। क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण। तो अब बताइए कितने जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14 + 14 कितना, 28। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 28। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है आपको, आपको उलझा दे रहा है, और आप नाम सुन करके नहीं रहेंगे तो आप उलझ करके रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन के माध्यम से ही हर तरह की चीज आपको बताते चले। ठीक है, क्या ये आइडिया सही है या नहीं है? बिल्कुल तरीका सही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अगर तरीका सही है तो लाइक तो बनती है, लाइक करें दबा करके। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक उपचायक के नाम से जाना जाता है। ये एक रिडक्शन होता है, इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है उपचायक के नाम से। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको। जिसका ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका मतलब उसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा, पेन गिर गया नीचे, रिडक्शन हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा, सॉरी उपचयन। ठीक है, चलिए, जिसका रिडक्शन होगा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन ये जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका हम वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको है? किसी भी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन का जुड़ना, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का अलग होना, डेट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही डालता है ग्रीन हाउस गैस, CO2। उसके बाद कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ठीक है, उसके बाद कौन है? ओजोन भी है आपका, O3। उसके बाद कौन है आपका? CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। उसके बाद आपका मेथेन भी होता है ग्रीन हाउस गैस। तो आपका ऑप्शन क्या है? मोर देन वन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रेट ऑक्साइड लिखा हुआ है, यही नाइट्रस ऑक्साइड होता तो ये होता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो हमारा अगर दोनों है और मोर देन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रश्न आपका है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी वाले मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप वाला। तो OH ग्रुप वाला ये जो होता है हमारा किस में होता है? तो बताइए, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यानी देखिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है, और ये हाइड्रोक्सिल जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बेंजोइक अम्ल, नियामिक अम्ल और सेटिक, ये सब ये A, C और D, इसमें सब में COOH है ऑलरेडी। ठीक है, हमको बनाना नहीं है, हम हाइड्रोक्सिल समूह से बना लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को, और इसमें ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है, इसलिए ये A, C और D आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी आंसर। यानी अगर आपको किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं कन्फ्यूज को दूर कर देता हूं, क्योंकि इसमें वो कंपाउंड ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है, जबकि यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोक्सिल समूह से बनाया जा सके, और हाइड्रोक्सिल समूह को हम लोग कहते हैं OH। ठीक है, अल्कोहल वाला। ठीक है, ये हमारा बनेगा कार्बोलिक अम्ल, मतलब OH को हम लोग फिनोल ग्रुप से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं?
फिनॉल फैमिली से भी जानते हैं। और फिनॉल का हम लोग का अनदर नेम है कार्बोलिक। क्या नाम है? कार्बोलिक। ये याद रखिएगा, कार्बोलिक अम्ल। फिनॉल ग्रुप का अनदर नेम क्या है? कार्बोलिक अम्ल भी है नाम। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। तो देखिए, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो टंगस्टन को सबसे कठोर धातु बोला जाता है। इसका जो सिंबल होता है डब्लू। एटॉमिक नंबर इसकी बात करें तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे याद रखिए 74 होता है। यानी ओल्फाम के भी नाम से जाना जाता है। टंगस्टन को जो है डब्लू से सूचित किया जाता है। डब्लू का फुल फॉर्म होता है ओल्फाम। ठीक है, और सबसे कठोर धातु है ये ओल्फाम। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्पर्न का अनुपात होता है। तो 18 कैरेट सोने जो होता है उसमें जो होता है 75% सोना होता है, ये याद रखिएगा। 18 कैरेट जो होता है, कैरेट जो होता है ये सोने की शुद्धता मापने की एक यंत्र पैमाई से पैमाना है, और उसमें मापा जाता है। यानी 18 कैरेट वाला में 75% सोना है, बाकी 25% जो बचा वो आपका अन्य धातु होगा, ये याद रखिएगा। 24 कैरेट की बात करें तो 24 कैरेट अगर की बात करें तो 24 कैरेट जो होता है ये 100% शुद्ध सोना होता है। 100% शुद्ध सोना होता है। लेकिन इसका कारण क्या है कि ये सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होगा वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसमें कुछ थोड़े मात्रा में इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। और अशुद्धियाँ मिलाई तो मतलब 22 कैरेट जब लेंगे तो उसमें अशुद्धियाँ रहेगी और थोड़ा हार्ड होगा। मतलब आप जब ज्वेलरी पहनेंगे तो लगेगा कि आप सोना पहन रखे, न तो ये आप जो 24 कैरेट पहनेंगे तो आप सोएंगे ये बेंड कर जाएगा, इधर उधर लटकता रहेगा, हार्डनेस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आज से अगर प्रश्न पूछा जा सके कि सोना का शुद्धतम रूप कौन होगा तो 24 कैरेट होगा। ठीक है, चलिए 18 कैरेट वाला में उसमें 25% क्या होता है? अशुद्धियाँ होती है। अगर इसी को ऑर्डर में लिखा जा सके तो ये होता है कितना बताइए आपका? अगर 18 भाग सोना है और 6 भाग अशुद्धियाँ, इस तरह से रेशियो में निकाला जाता है 18% का मतलब। यानी 18 कैरेट का मतलब, कैरेट एक सोने के शुद्धतम मापने के यंत्र है। ठीक है, 24 कैरेट शुद्धतम रूप है सोने का, हम लोगों का जो मार्केट में अवेलेबल है 24। तो 24 बहुत सॉफ्ट होता है। 22 ले लिया जाता है, 20 इसलिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती है मिलाकर, चूंकि हार्ड बनाने के लिए। किसके लिए? हार्ड बनाने के लिए। आए बात समझ में? ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत के लेपन का नाम क्या है? देखिए, इस पे जो जिंक का यानी किसी भी धातु पे जिंक का लेप चढ़ाना उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। इसी को हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में बात अगर करेंगे तो यशद लेपन होगा। क्या होगा? यशद लेपन के नाम से जानेंगे, यशद लेपन। गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा आप, यशद लेपन। यशद लेपन होता है यानी जो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर इधर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो हमने बताया था आपको, प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो होता है 0 होता है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? 0 होता है। अगर आप लगातार आप सेट देख रहे हैं तो मैं ये सारी क्वेश्चन करा करके हूँ। ये हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, समस्थानिक होता है। आइसोटोप की जब भी चर्चा होगी सेम एलिमेंट्स में होगी। आइसोबार की चर्चा जब होगी तो डिफरेंट एलिमेंट्स में होगी, ये याद रखिएगा। आइसोटोप की जब भी चर्चा होगी सेम एलिमेंट्स में होगी। और हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। और ट्रिटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन जो होता है 2 होता है। ड्यूट्रियम में जो होता है उसमें न्यूट्रॉन 1 होता है। और प्रोटियम में जो होता है न्यूट्रॉन 0 होता है। तो आपसे पूछा है प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने हैं? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो है हमारे पास 0 है। 0 इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। पूछ दे अगर आपसे पास है कि हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक, तो याद रखिए 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन? तो 0। ड्यूट्रियम में कितने न्यूट्रॉन? तो 1। ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन? तो 2। ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। मतलब 8 2 10 और 7 17। एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्लोरीन के बारे में याद रखिए, ये हाइलोजन फैमिली का है। किसका फैमिली का है? हाइलोजन फैमिली। मतलब इसका प्रयोग जो किया जाता है नमक बनाने में उपयोग किया जाता है, नमक बनाने में। ठीक है, नमक बनाने में इसका यूज किया जाता है। आइए अगला प्रश्न आते हैं।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश का बना होता है, किसका बना होता है? ये कमेंट करके मुझे आंसर करिएगा। ये आंसर आपको आ रहा है, क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, इसमें नो डाउट सभी आ रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन का अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो अपकेंद्रीय, देखिए अपकेंद्रीय का मतलब यहाँ सेंटर से जो दूर जाएगा उसको हम लोग अपकेंद्रीय कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। और जो सेंटर के करीब आएगा, सेंटर के तरफ आएगा, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल कहेंगे, अभिकेंद्रीय कहेंगे। तो सेंट्रल से बाहर जब जाएगा तो वर्क हमारा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वर्क क्या होगा? शून्य होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक, सेंटर के तरफ आएगा तो वर्क होगा, सेंटर से दूर जाएगा तो वर्क नहीं होगा, वर्क शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है, तो इसे हम लोग शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। भौतिक मात्रा, रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिविटी गतिविधि की इकाई का क्या कहते हैं? तो हेनरी बैकरल, यानी साइंटिस्ट के ही अपने ही नाम पे है, हेनरी बैकरल, पूरा नाम जो है हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल ये यूनिट है। ठीक है, हेनरी बैकरल, तो यानी बी का बी नंबर देख रहे हैं। आज क्या हो रहा है, मतलब कलम इधर से उधर गिर रहा है आजकल, सॉरी फॉर डेट। चलिए अगला प्रश्न आता हम लोग। आकाश या समुद्र की नीलिमा, नीलिमा डेट मीन्स नीलापन को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साइनोमीटर। क्या कहा जाता है? साइनोमीटर। ठीक है, साइनोमीटर के ही द्वारा आकाश या समुद्र की जो नीलिमा है, मतलब नीलापन, मापा जाता है साइनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? साइनोमीटर के द्वारा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ये याद रखिए, जब भी बर्फ डूबता है तो इसका 1/10 भाग डूबता है, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब कितना बाहर ऊपर रहता है? 0. ठीक है, यानी हमारा जो सतह हो गया, यानी जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कितना? 1/10। कितना? 1/10 मतलब 0.1। याद रखिएगा, कितना बाहर रहता है? 1/10 भाग बाहर रहता है। ठीक है, 1/10 भाग बाहर आता मतलब 0.1। आइए अगला प्रश्न क्या है? किए गए कार्य की दर है, तो कार्य की दर मतलब दर जब भी लग जाए, मतलब क्या करें? टाइम से डिवाइड करिएगा, तो ये हो गया हमारा ये कार्य, ये हमारा दर टाइम, इसको हम लोग कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति, वाट मतलब पावर। कार्य की दर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर मतलब शक्ति। है क्या ऑप्शन में? हाँ है, आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पावर, सॉरी फोर्स पर दाब ना होता न्यूटन में, ये क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड ना, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ठीक, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? मतलब हिमांक मतलब जमने का, जमने का कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ताजा पानी कितना डिग्री पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। आइए अगला प्रश्न क्या है आपका? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान कम होगा तो तारे मीठा दिखाई देगा, अगर तापमान ज्यादा होगा तो लाल दिखाई देगा। ठीक, आइए, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पूछेगा क्यों काला दिखाई देता है? वो तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि वहां कोई कण पार्टिकल्स नहीं है, और कण पार्टिकल्स न होने के कारण रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आकाश कालापन दिखे। जब कोई प्रकाश आप तक लौट करके आएगा तभी वस्तु को देख पाइएगा, नहीं लौटेगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा, और नहीं देखिएगा तो आप कह दिए कोई कलर ही नहीं, मतलब काला अंधापन दिखेगा, काला दिखेगा। ठीक है, यानी काला, इससे ये पता चला कि काला कोई रंग ही नहीं है, काला कोई रंग नहीं है। ठीक है, जब कुछ नहीं दिखे तो मतलब काला, और काला कोई रंग नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है? तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। ये आपका करेक्ट आंसर। और इसी 30 क्वेश्चन के साथ आपका बिहार एसएससी का आज सेट 11वां होता है कंप्लीट। आप लगातार ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहिए, आपका साइंस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब एग्जाम देने जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अपनी मेहनत और अपने जज्बा पे काबू रखिए, अपने पोटेंशियल को देखिए
कि आप क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आप अपनी क्षमता और पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपकी पोटेंशियल और क्षमता क्या है। ठीक है, तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें, लगातार बने रहें। आप अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर किसी तरह की कोई बात लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें। आपकी सजेशन मुझे स्वीकार होगा और बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिल जाए वो सीख लीजिए। गौतम बुद्ध जी ने क्या है, यानी गौतम बुद्ध जी के पास एक वैश्वा भी आई थी और उनमें वो अच्छाई लगा, वो ग्रहण कर लिए और एक संकेत दिए। क्या दिए कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, जो उसमें अच्छाई है उसे स्वीकार कर लो, नकारात्मक जो है उसको छोड़ दो, और सकारात्मक जो है उसके अंदर जो अच्छाई वाला गुण है उसे ग्रहण कर लो, उसे स्वीकार कर लो। आई होप इसी बात के साथ मैं आज आपके ये वीडियो बिहार एसएससी के लेक्चर से होता हूँ रुखसत। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसे आंसर जरूर करेंगे, याद से करेंगे। ठीक है, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। थैंक यू सो मच।